हेलो एंड वेलकम टू study.com। मैं हूँ धीरज और आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के 50 मार्क्स हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर। ये चैप्टर लिखा हुआ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो इसके पहले कि हम लोग चैप्टर पे चलें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा, एक तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो अपलोड करने का, बहुत कम टाइमिंग मिलती है मुझको, लेकिन मैं जब कभी भी वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, सब्सक्राइब जहाँ पे आपने किया है उसके बगल में घंटे का एक चित्र होगा, इस बेल के आइकन पे आप क्लिक कर लीजिए। इससे होगा क्या कि नोटिफिकेशन उसी समय मिलेगा आपको, क्योंकि कभी कभी होता है सब्सक्राइब लोग कर लेते हैं लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आता, तो वो उस बेल की वजह से नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए फिर शुरू करते हैं आपका चैप्टर कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर। ये चैप्टर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऐसा द्विवेदी चतुर्वेदी ये सब नाम होते हैं, है ना। कुछ लोगों ने मुझको बताया कि द्विवेदी का मतलब जो दो वेदों का ज्ञाता हो, ऐसे नाम से चतुर्वेदी जो चारों वेदों को जानता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है द्विवेदी हो फिर भी वो चारों वेदों को जानता हो। ठीक है, आचार्य जो है इनके नाम के आगे लगा क्योंकि ये संस्कृत के मास्टर थे, है ना। संस्कृत में ये अव्वल थे, बहुत प्रतिभाशाली थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी तो इनको आती ही थी, संस्कृत के ये धनी व्यक्ति थे और इसके अलावे भी इन्होंने बहुत सारी भाषाएं जान रखी थी। ये उनका पिक्चर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, है ना। और फिर चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर के तरफ, लेकिन इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कौन थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म इनका हुआ था वहीं 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। ठीक है, 19 अगस्त 1907 में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 19 मई को 1979 में। ठीक है, ये तो था जन्म और मृत्यु। अब है कि आखिरकार में इनका जन्म हुआ कहाँ था। उत्तर प्रदेश जो हमारे राज्यों में से एक है, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसी में जिला है एक बलिया जिला। ठीक है, इस बलिया जिला में एक गांव पड़ता है दुबे के छपड़ा। ठीक है, दुबे के छपड़ा ये जो गांव है, इसी गांव में जन्म हुआ था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो ये एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, मीन्स ये निबंध लिखने वाले थे, लेख लिखने वाले थे, बहुत जाने माने प्रसिद्ध निबंधकार थे। और ये उपन्यासकार भी थे, है ना, उपन्यास लिखने वाले भी थे। अगर जो है इनकी रचनाएं की बात की जाए कि आखिरकार में कौन कौन सी बेटर किताब इन्होंने लिखा, कौन कौन से उपन्यास लिखे, तो उसमें जो है अशोक के फूल ये एक इनकी रचना है। इसके बाद इनकी रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और आगे है ये बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध रचना है ये। चलिए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आगे और जानते हैं इनको कुछ पुरस्कार भी मिले थे, है ना। ये एक पुरस्कार है पद्म भूषण 1957 में मिला था, और मेरे ख्याल से एक और इनको पुरस्कार मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, और लगभग ये शायद 1970 के बाद मिला था, लगभग 72-73 में शायद मिला था। अभी हम लोग ये पद्म भूषण जो है कैसा होता है, ये है आपका पद्म भूषण पुरस्कार। ये जो पिक आप देख रहे हैं पिक्चर, है ना। अच्छा, ये पद्म भूषण जो है इसमें और भी बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। ऐसे ये साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार ये दिया जाता है।
पद्म भूषण जो है, इसके साथ एक और है पद्म विभूषण, विभूषण, ठीक है। और एक और पुरस्कार होता है पद्मश्री, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पुरस्कार हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं सारांश, समरी क्या है आपके चैप्टर का, क्योंकि हमारा मेन काम इसी से है, समरी से है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लेखक के जीवनी से काम ही नहीं है, काम नहीं होता तो मैं उसको नहीं डालता, ठीक है। काम है, क्योंकि शायद इसी बार के एग्जाम में पूछ दिया गया था कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो लेखक के जीवनी से भी जरूर काम है ना। चलिए फिर सारांश देखते हैं, जो आपको एग्जाम में लगभग 7.5 नंबर दिलाता है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विश्व कवि के उन बातों का जिक्र किया है जो सामान्य लोगों की पहुंच से दूर होता है। हम लोग जनरल व्यक्ति हैं, अब हम लोगों को किसी के बारे में जानना होगा। सपोज कीजिए कि हम लोगों को मोदी जी के बारे में जानना है, तो मोदी जी के बारे में जानना है तो हम लोग क्या पूरा गूगल छान मारेंगे? भाई गूगल पे जो मिलेगा वही मिलेगा, दूसरा कुछ तो मिलने वाला है नहीं हम लोगों को, इतने बड़े हम लोग हैं नहीं, है ना। अगर हाँ, आप हो सकता है आप लोगों में से कोई हो जो जिसकी जान पहचान हो उनसे, लेकिन मेरी तो नहीं है। तो हम लोगों को जो मिलेगा गूगल पे वही हम लोग आपको बताएंगे, क्लियर है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, इन्होंने ये जो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में ये जो लेख लिखा, ये जो निबंध लिखा, ये इन्होंने कहीं से पढ़ के नहीं लिखा था। इन्होंने उनके साथ कुछ दिन समय बिताया था, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विश्व कवि के साथ, विश्व कवि किसको कहा जाता है? इनको कहा जाता है, पिक्चर देख लीजिए, रविंद्रनाथ ठाकुर को, ठीक है। तो इनके साथ इन्होंने शांति निकेतन में कुछ दिन समय बिताया था, और इस कारण से उन्होंने उन बातों को हम लोगों के पास पहुंचाया जो सामान्य लोगों की पहुंच से दूर होता है, ठीक है। अच्छा, इनके पिक्चर से एक ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बुक है गीतांजलि। गीतांजलि जो ये बुक है, ये लिखा गया था रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गीतांजलि बुक लिखा गया था, और इस गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था रविंद्रनाथ ठाकुर को, ठीक है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो है, इन्होंने टोटली पूरी तरीके से अपने आप को सरस्वती के हवाले कर दिया था, सरस्वती को सौंप दिया था, ठीक है। और इसका फायदा भी इनको मिला, उसी साधना का फल है कि बिना किसी डिग्री के इनको विश्व कवि कहा गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई डिग्री नहीं था, IA BA MA हमारे पास जो डिग्रियां होती हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं था, फिर भी इनको कहा गया विश्व कवि, ठीक है। इसके बाद अगर इनके जन्म की बात करें, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के, तो जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्र बाबू के मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, और इनके दादाजी का नाम था द्वारिकानाथ ठाकुर, ठीक है। इसके बाद अगर स्कूल की पढ़ाई देखी जाए इनकी, तो बस साधारण सा शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद अपनी पढ़ाई इन्होंने बंद कर दी। मीन्स स्कूल से ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी, बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि के थे। इस कारण से 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने गद्य और पद, अभी हम लोग गद्य पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पद पोएट्री होता है, तो गद्य और पद दोनों की जानकारी प्राप्त कर ली थी मात्र 16 साल की उम्र में। देखिए कितनी कुशाग्र बुद्धि के थे, ठीक है। और इनको बचपन में गाने का बड़ा शौक था, गाने का बड़ा शौक था कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर को। इसी कारण से इन्हें बंग देश की बुलबुल भी कहा जाता है, ठीक है। ये अपने आप में अभिनेता थे, गीतकार थे, सब कुछ गुण था, गीतकार थे, गायक थे, सारे के सारे गुण खुद में थे इनके। और इन्होंने बहुत सारे मासिक पुस्तकों का, मैगजीन्स का संपादन भी किया, जिसमें से कुछ प्रमुख है, जैसे भारती है, बालक है,
साधना, और ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है, देख लीजिए, बंग दर्शन। ठीक है, ये बंगाल की मासिक पुस्तकें हैं जिनका इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, एडिटर का काम किया था। रविंद्र बाबू की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे। बोलने की कला तो इनके पास ऐसी थी कि अगर सामने वाले जो है, अगर कोई जो भी इनको सुन रहा है वो बिना मंत्रमुग्ध हुए रह ही नहीं सकता। मंत्रमुग्ध होने का मतलब है कि इनसे बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता। इतनी अच्छी बोलने की कला थी इनमें। ठीक है, और भाषण इनका बहुत ही प्रशंसनीय था। सच्चे देशभक्त थे और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। कविताएं इन्होंने बंगाली में लिखी, हिंदी में लिखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इनको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं था। अंग्रेजी के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कविताएं लिखी, क्या? हिंदी में, बंगाली में। आया समझ में? और अंततः मैं आपसे यही कहूँगा कि ये यूरोप भी गए, अमेरिका भी गए, जापान भी गए। कलकत्ता में आज भी शांति निकेतन है, जो हमको याद दिलाता है कि क्या कोई एक विश्व कवि भी हुआ करता था। ठीक है, मीन्स रविंद्रनाथ ठाकुर की याद में ये शांति निकेतन आज भी कलकत्ते में उपस्थित है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।